नमस्कार। आयुर्वेद में पंचकर्म के बारे में तो सुना ही होगा। ये 5 खास थेरेपी का एक सिस्टम है। तो आज हम इन्हीं में से एक यानी वमन कर्म को आसान भाषा में समझेंगे। ये एक बहुत ही प्राचीन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वमन कर्म है क्या चीज? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की थेरेप्यूटिक वॉमिटिंग है। मतलब दवाइयों की मदद से एक कंट्रोल्ड तरीके से उल्टी कराई जाती है। और इसका मकसद है शरीर के ऊपरी हिस्सों से, खास करके चेस्ट एरिया से जमा हुए टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा कफ दोष को बाहर निकालना। अब ये सवाल मन में आना बिल्कुल लाजमी है कि भला उल्टी करना ये भी कोई थेरेपी हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसका जो कारण है वो आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स में ही मिलता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक है शरीर के दोषों को बैलेंस करना। वमन कर्म का जो मेन फोकस है वो खास तौर पे कफ दोष को बैलेंस करने पर है। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आखिर ये कफ है क्या। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से हमारी बॉडी 3 मेन एनर्जी या दोष पर चलती है: वात, पित्त और कफ। इन तीनों का बैलेंस आपस में ठीक रहना बहुत जरूरी है। अब वमन कर्म जो है वो स्पेसिफिकली बड़े हुए कफ दोष को टारगेट करता है। ये कफ दोष ज्यादातर चेस्ट और स्टमक के एरिया में इकट्ठा होता है। तो जब ये कफ दोष बैलेंस से बाहर हो जाता है यानी शरीर में बढ़ जाता है तो क्या होता है? आयुर्वेदिक ग्रंथों के मुताबिक इससे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ इस लिस्ट में दिखाया गया है। इसमें ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जीज, साइनोसाइटिस से लेकर मोटापा, डायबिटीज और यहाँ तक कि सोराइसिस जैसी स्किन डिजीजेस भी शामिल हैं। तो वमन का गोल इन्हीं प्रॉब्लम्स की जड़ पर काम करना है। और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी दी गई है आयुर्वेदिक ग्रंथों में। ये कहता है कि जैसे पेड़ की जड़ काटने से उसके फल और पत्ते अपने आप खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह वमन से कफ को जड़ से निकालने पर उस पर निर्भर करने वाली सारी बीमारियां शांत हो जाती हैं। कितनी पावरफुल बात है ना? तो चलिए अब इसके प्रोसीजर पर आते हैं। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो कई दिनों तक चलता है। इसके 3 मेन स्टेजेस हैं: पहले तैयारी, फिर मेन प्रोसीजर और उसके बाद रिकवरी। ये टाइमलाइन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना डिटेल्ड प्रोसेस है। इसमें आमतौर पर लगभग 2 हफ्ते या उससे भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। सोच के देखिए, कई दिन सिर्फ प्रेपरेशन में जाते हैं, फिर एक दिन मेन प्रोसीजर होता है और फिर उसके बाद कई दिनों तक रिकवरी चलती है। तो सबसे पहला स्टेज है पूर्व कर्म यानी प्रिपरेशन, और ये बहुत बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले डाइजेस्टिव फायर यानी पाचन अग्नि को ठीक किया जाता है। फिर कई दिनों तक मेडिकेटेड घी बढ़ती हुई क्वांटिटी में दिया जाता है। क्यों? ताकि शरीर में जो टॉक्सिन्स डीप सीटेड हैं वो घुलकर लूज हो जाएं। इसके बाद एक्सटर्नल ऑयल मसाज और स्टीम दी जाती है ताकि ये घुले हुए दोष स्टमक की तरफ आ जाएं। और फाइनली प्रोसीजर से ठीक एक दिन पहले दही और उड़द दाल जैसी चीजें खिलाकर कफ को बढ़ाया जाता है ताकि उसे निकालना आसान हो। और इस प्रिपरेशन की इंटेंसिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक क्लिनिकल स्टडी में ये पाया गया कि एवरेज स्नेहपान यानी घी पीने का जो टाइम था वो 5 दिन से थोड़ा ज्यादा था। इससे साफ पता चलता है कि बॉडी को इस प्रोसीजर के लिए तैयार करने में कितना टाइम और अटेंशन दिया जाता है। अब आती है बारी प्रधान कर्म की यानी मेन प्रोसीजर वाले दिन की। ये सुबह सुबह किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट को पेट भरकर दूध या गन्ने का रस जैसा कुछ लिक्विड पिलाया जाता है। उसके बाद मदन फल जैसी जड़ी बूटियों से बनी इमेटिक मेडिसिन दी जाती है जिससे वॉमिटिंग इंड्यूस हो। डॉक्टर इस दौरान बैक और पेट पर ऊपर की तरफ मसाज करके प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और ये सब तब तक चलता है जब तक एक खास साइन न दिख जाए। और वो खास साइन क्या है? उसे कहते हैं पित्तांत वमन। इसका सीधा सा मतलब है जब वॉमिटस में पीला और कड़वे टेस्ट वाला पित्त यानी बाइल दिखने लगे। यह इस बात का इशारा है कि शरीर से कफ पूरी तरह निकल चुका है और प्रोसीजर कंप्लीट और सक्सेसफुल हो गया है। तो सवाल उठता है कि ये इंटेंसिव थेरेपी आखिर किन लोगों के लिए है और किन के लिए बिल्कुल नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है। जनरली ये थेरेपी उन लोगों के लिए रेकमेंड की जाती है जिनको कफ से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इश्यूज, अस्थमा, मोटापा या कुछ स्किन डिजीजेस। लेकिन इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, यानी ये थेरेपी प्रेग्नेंट महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, बहुत कमजोर लोगों या जिनको हार्ट डिजीज या हाई बीपी है उनके लिए सख्ती से मना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे प्लीज नोट करें। वमन कर्म कभी भी भूल कर भी बिना एक्सपर्ट की सुपरविजन के नहीं करना चाहिए। ये हमेशा एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा, प्रोसीजर हो गया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब आता है रिकवरी फेज जिसे पश्चात कर्म कहते हैं। और ये स्टेज भी उतना ही जरूरी है जितना कि प्रिपरेशन। इसका मेन गोल डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे धीरे नॉर्मल करना है। इस पोस्ट थेरेपी डाइट को एक खास नाम दिया गया है, संसर्जन क्रम। इसमें होता क्या है कि शुरुआत बिल्कुल हल्के खाने से होती है, जैसे चावल का पानी या पतली खिचड़ी। फिर धीरे धीरे डे बाय डे खाने को थोड़ा गाढ़ा और न्यूट्रिशियस बनाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम पर एकदम से लोड ना पड़े और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्ट्रेंथ वापस पाले। तो डॉक्टर कैसे डिसाइड करते हैं कि प्रोसीजर सक्सेसफुल रहा या नहीं? इसके लिए भी आयुर्वेद में बड़े क्लियर कट क्राइटेरिया है। जैसे वैगी की मतलब वॉमिटिंग के कितने बाउट्स हुए, मानी की यानी कितनी क्वांटिटी में दोष बाहर निकला, आंते की मतलब एंड पॉइंट यानी पित्त दिखा या नहीं, और लैंगी की यानी पेशेंट को कैसा फील हो रहा है, शरीर में हल्कापन, सेंसेस में क्लैरिटी आई या नहीं। तो अगर ये पूरा प्रोसेस A to Z सही तरीके से किया जाए तो इसके फायदे क्या हैं? फायदे कई हैं। चेस्ट और पूरी बॉडी में हल्कापन फील होता है, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है, सेंसेस, माइंड और यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्शन भी क्लियर हो जाता है, कंजेशन से रिलीफ मिलता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। और इस रिकवरी के पीछे की जो फिलॉसफी है वो इस कोट में कितनी खूबसूरती से समझाई गई है। ये कहता है कि जैसे घास फूस से एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी मजबूत आग बन जाती है जो सबको जला सकती है, ठीक उसी तरह संसर्जन क्रम से हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो भी धीरे धीरे मजबूत हो जाती है।
तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, वमन कर्म जैसी इतनी प्राचीन और इतनी सिस्टमैटिक हीलिंग प्रोसेस आज के दौर में डिटॉक्सिफिकेशन और हेल्थ के मॉडर्न आइडियाज को कैसे चैलेंज करती है? यह हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि हेल्थ और हीलिंग के कितने अलग अलग नजरिया हो सकते हैं।